Assalamu alaikum students, I am Samra Batul and it's BBA second semester class. The subject is business mathematics and today's topic is business arithmetic. जी बिज़नेस अरिथमेटिक में फ़र्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है रेशोज़ एंड रेट्स. पहले रेशो को की डेफिनेशन आपको करवाती हूँ. रेशो क्या है? द रेशो यूजुअली इंडिकेट्स रिलेशनशिप हाउ वन क्वांटिटी इज़ ऑफ द अदर. ठीक है, हाउ वन क्वांटिटी इज़ ऑफ द अदर मतलब दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशनशिप को रेशो कहते हैं, जिसमें उनका कंपैरिजन किया जाता है कि वो एक दूसरे के इनमें क्या रिलेशनशिप है. मोर स्पेशली इफ़ ए एंड बी आर टू यूनिफॉर्म quantitative information expressed in similar units, then the comparison A versus B may further be written as A ratio B is A ratio B. ठीक है, A ratio B इसको A versus B भी कहते हैं, A over B भी कहा जाता है, और रेशो किस तरह से और किस तरह से लिखी जा सकती है, यानी A रेशो B भी लिखा जा सकता है. तो ये क्या होता है, इसमें रेशो में क्या चीज़ ज़रूरी है कि एक तो ए और बी जो हैं ये क्वांटिटीज़ यूनिफॉर्म क्वांटिटीज़ हों. ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है कि दोनों के सिमिलर यूनिट्स हों. मतलब अगर ये लेंथ है मीटर्स में तो दूसरी भी मीटर्स में लेंथ ही हो. हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम मीटर को टाइम से कंपेयर कर दें या इस तरह से. तो रेशो के लिए दोनों क्वांटिटीज़ का मतलब अली के पास 10 रुपये हैं और हसन के पास 20 रुपये हैं, तो हम इनको कंपैरिजन कर सकते हैं रेशो के थ्रू 10:20, यानी अली और हसन की क्या रेशो है 10:20. ठीक है, तो ये हो गई रेशो. उसके बाद नेक्स्ट रेट. Rate is also a ratio but not free from the unit of measurement. If A and B are two uniform quantitative information expressed in non-similar units, then ratio A ratio B is called rate. अब रेट और रेशो में क्या डिफरेंस है, उसमें सेम यूनिट होना ज़रूरी है रेशो में. रेट में ऐसा ज़रूरी नहीं है. आप दो डिफरेंट जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, दो डिफरेंट टाइप की या डिफरेंट यूनिट्स जिसके हैं, हम उसका भी कंपेयर कर सकते हैं बाय यूजिंग रेट. बाकी लिखने का तरीका सेम है. ए ओवर बी जो है उसे रेट कहा जाएगा. फॉर एग्जांपल रिटर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट ₹10 million ओवर द ईयर इज़ ₹2 million एज अ रेट ऑफ रिटर्न इज़ 2 million पर ₹10 million फॉर अ ईयर. तो 1/5 पर ईयर और 20% पर ईयर. तो ये रेट है. इस तरह से आप रेट कैलकुलेट करते हैं. और क्या चीज़ होती है ये भी आपको पता चल गया. रेट और रेशो में डिफरेंस क्या है वो भी पता चल गया. अब आ जाते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटिंग रेट एंड रेशो. रेट और रेशो को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है. यहाँ पे सिर्फ मैंने जो है रेशो की डिस्कस की है, सेम इन्हीं लाइंस पे रेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एवरी रेशो एंड रेट में फर्दर बी रिटन एज ईदर इन फ्रैक्शन फॉर्म, डेसिमल फॉर्म और परसेंटेज फॉर्म. राइट, 3 टाइप से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेट को और रेशो को. और वो क्या टाइप्स हैं? फ्रैक्शनल फॉर्म, मतलब जैसे आप फ्रैक्शन की फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर दें. जैसे 2000 जैसे यहाँ पे है, ये देखिए 2000 रेशो 4000 है. दोनों का सेम है, रुपीज़ है. तो 2000/4000 लिखा, रेशो की फॉर्म में 1/2 लिख दिया. तो ये आपका रेशो जो है वो रिप्रेजेंट होगी. इसे कहते हैं फ्रैक्शन फॉर्म. या आप रेशो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमल फॉर्म में. डेसिमल फॉर्म क्या है? आप इसको डेसिमल में निकाल के 0.5 में एक्सप्रेस कर दें. परसेंटेज फॉर्म क्या है कि आप इसकी परसेंटेज निकाल लें. परसेंटेज निकालने का मतलब होता है 100% से मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, तो 1/2 को जब हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50% इसका आंसर आ जाएगा. परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, रेशो को 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इस तरह लिखते हैं किसी भी चीज़, यानी इसकी आपने परसेंटेज निकालनी है तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये जो चीज़ है ये 1 ही के इक्वल होती है. परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 और ये 100 से मल्टीप्लाई करके उसको सिंपल. तो 100% से मल्टीप्लाई करके जब आप इसकी कटिंग करेंगे, ये 1 आ गया, ये 50 आ गया, तो ये आपके पास आ गया 50%. क्लियर, इजी टॉपिक है.
अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन से पहले आपको ये बता दूं कि जैसे ये रेशो को रिप्रेजेंट किया है, रेट को भी इसी तरह फ्रैक्शन फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डेसिमल फॉर्म में और परसेंटेज फॉर्म में भी, ठीक है। यहाँ पर रेशो में सिर्फ क्या डिफरेंस है कि यूनिट सेम होता है, रेट में यूनिट सेम नहीं होता, तो आप उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। इफ़ इट इज़ गिवन दैट मैनेजर ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म इज़ अर्निंग रुपीज़ 1 lakh PM as salary and his spendings are 90,000 PM, one of the subordinate of the same manager is earning rupees 30,000 PM and he is saving 6,000 PM। अच्छा, यहाँ पर ऊपर सैलरी गिवन है और उसकी स्पेंडिंग्स गिवन है, और नीचे सैलरी गिवन है और उसकी सेविंग्स गिवन है। हु इज़ सेविंग मोर एज रिगार्ड टू देयर इनकम। अब वो अपनी इनकम से कंपेयर करके कौन ज़्यादा सेव कर रहा है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। मंथली इनकम मैनेजर के लिए 1 लाख है, मंथली स्पेंडिंग्स उसकी 90,000 है, मंथली सेविंग क्या होगी उसकी 10,000 होगी, माइनस करके हमें पता चल गया। अब रेशो बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम क्या है, 1:10। अब इसको हम परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड कर लेंगे कि वो कितने परसेंट जो है वो सेव कर रहा है। तो 1:10 का क्या मतलब है, 1/10। इसे 100% से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास 10% आंसर आ जाएगा। ये अब हमने परसेंट, अब देखें कंपैरिजन करना कितना आसान हो गया कि आपने वो 10% सेव कर रहा है। अब उसके सब ऑर्डिनेट की भी इस तरह हम सेविंग्स की परसेंटेज निकालेंगे कि वो कितने परसेंट सेव कर रहा है, और जिसकी ज़्यादा होगी वही हमारा आंसर होगा। तो फॉर सब ऑर्डिनेट मंथली इनकम इज़ 30,000, मंथली सेविंग्स इज़ 5,000। ये यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है, 6,000 गिवन था, यहाँ पर 5,000 लिखा हुआ है, ठीक है। ये नहीं, गलती से यहाँ पे 5,000 लिखा है, हालांकि 6,000 ये आगे उसने करेक्ट कर लिया है, यहाँ पर 6,000। तो रेशो बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम 6,000 रेशो 30,000, 1:5, और इसका परसेंटेज निकाली तो 20%। Thus the saving income ratio of manager and his subordinate are 10% and 20% respectively. Thus 10% is less than 20%. Hence we can conclude that manager's subordinate is saving more as regard to his income। अब जैसे as regard to his income का मतलब है सेविंग्स और इनकम का आप कंपैरिजन कर रहे हैं, या एज़ कम्पेयर टू हिज इनकम, इस तरह के वर्ड्स जो हैं वो जहाँ पे यूज़ होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने रेशो या रेट का इस्तेमाल करना है। अगर दोनों क्वांटिटीज़ के यूनिट सेम हैं तो हम रेशो, क्योंकि सेम ही मेथड से सॉल्व होना है, हम कहेंगे कि ये रेशो है। और अगर दोनों क्वांटिटीज़ के यूनिट जो हैं वो डिफरेंट हैं तो हम कहेंगे कि ये रेट, हम रेट फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है। प्रोपोर्शन इज़ डिफाइंड एज द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज प्रोवाइडेड दैट टू रेशोज आर इक्वली लॉजिकली एंड न्यूमेरिकली, यानी दोनों रेशोज जो हैं वो इक्वल हैं, लॉजिकली भी और न्यूमेरिकली भी। ये बुलेट्स में बाय मिस्टेक लिखा गया है, बुलेट्स में नहीं है, ये डेफिनेशन है। इज़ डिफाइंड एज द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज प्रोवाइडेड दैट टू रेशोज आर इक्वल लॉजिकली एंड न्यूमेरिकली। क्वेश्चन किस तरह का आएगा। अच्छा, रेशो को रिप्रेजेंट कैसे है, चलें क्वेश्चन में ही गिवन है, वरना मैं कही थी आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। जी, क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है, ये वाला, ये दरमियान में जो 4 डॉट्स है ना, इसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। इस प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जो इसके लेफ़्ट और राइट साइड पे जो रेशोज़ हैं वो इक्वल हैं, यानी 2:7, और ये जो नेक्स्ट वाली रेशो होगी ये न्यूमेरिकली और लॉजिकली दोनों रेशोज़ इक्वल हैं। तो यानी ये हम फाइंड करेंगे। प्रोपोर्शन इस तरह से अगर आपके पास आता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। लेट द मिसिंग टर्म ऑफ द गिवन प्रोपोर्शन इज़, बाय री राइटिंग द प्रोपोर्शन वी गेट 2:7 proportion x ratio 49 और 2/7
इज़ इक्वल टू x/49। प्रोपोर्शन का यही मतलब है कि ये रेशो का मतलब है कि आप इसे 2:7 को 2/7 लिख सकते हैं, और प्रोपोर्शन का मतलब है दीज आर इक्वल रेशोज़। टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये इस तरह से आपने सॉल्व कर दिया और फाइनली आंसर अपना अननोन टर्म का निकाल लिया। इसमें इस तरह भी किया जा सकता है, और प्रोपोर्शन में एक और टर्म भी होती है, यूज़ होती है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज़। मतलब दरमियान वाली वैल्यूज़ की प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू साइड वाली वैल्यूज़ की प्रोडक्ट। तो 2 × 49 इज़ इक्वल टू 7 × x। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगता है आप ये कर सकते हैं। ठीक है, जी यहाँ पे गिवन भी है वेदर द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का क्या मतलब है, दरमियान वाली वैल्यूज़ 7 और 14, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का क्या मतलब है, साइड वाली वैल्यूज़ 2 और 49। तो 2 और 49 की प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगी 7 और 14 की प्रोडक्ट के। ये प्रोपोर्शन का रूल है। तो आप चेक भी इस तरह से अपने आंसर्स को कर सकते हैं, और लेकिन ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए आपने सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा ही करना है फाइंड करने के लिए। Types of proportion. Mostly following types of proportion are involved in dealing numerical problems. डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कंपाउंड प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, और क्या है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब ये जो प्रोपोर्शन है इनको डिफ़ाइन नहीं करूँगी, जस्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूँगी कि ये कौन सी टाइप के क्वेश्चन का प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर एक क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है वो जब बढ़ेगा तो दूसरी क्वांटिटी का चेंज भी बढ़ेगा। ठीक है, जैसे आप कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं और आपका बिल आ रहा है, तो जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उसी तरह आपका बिल भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन दोनों क्वांटिटीज़ जो आपकी हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करें। एक में अगर इंक्रीज़ आ रहा है किसी वजह से, तो उस वजह से दूसरे में भी इंक्रीज़ आए, या एक में अगर डिक्रीज़ हो रही है क्वांटिटी तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो। ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको फिर समझ आए। देखिए, इफ़ 15 डजन्स ऑफ एग्स कोस्ट ₹750, हाउ मच विल 8 dozens of eggs cost? अब प्लेस द गिवन क्वांटिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ टेबल। एक साइड पे आपने एग्स लिख लिए इन डज़न, और दूसरी साइड पे हमने कोस्ट लिख ली। अब एग्स जो है वो 15 है और 8 है, और कोस्ट जो है 750 है, और 8 एग्स की हमें कोस्ट नहीं पता। अब ये देखें, अगर एग्स की तादाद ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर तो उनकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। ऐसा ही है ना, ये आपने खुद सोचना है, ये आपकी जो थिंकिंग है, ये आपका थिंकिंग प्रोसेस है कि आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है या इन्वर्स प्रोपोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट है, यानी अगर आपके एग्स ज़्यादा होंगे तो आपकी उनकी प्राइस भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आपने एरो लगाना है। अब यहाँ पे जो स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ आपने एरो लगाना है, 8 से 15 की तरफ। ये एरो आपने देखकर जो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे एरो लगा लेना है। और ये जो आपने थिंकिंग की है कि यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, उसके हिसाब से आपने यहाँ पर भी एरो लगा लेना है। अगर ये डायरेक्ट है यानी एग्स बढ़ने से इसकी प्राइस भी बढ़ेगी, तो ये एरो का साइन ऊपर होगा। फिर उसके बाद अगली चीज़ आती है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल का क्या मतलब है, हेड को टेल से मिला देना है। इस एरो के हेड को इस एरो की टेल से, और इस एरो के हेड को इस एरो की टेल से। तो 15 × x आ जाएगा इज़ इक्वल टू 750 × 8 आ जाएगा। ये हेड टू टेल रूल करके कर लें या रेशोज़ की फॉर्म में कर लें। देखें, मैंने हेड टू टेल कहा तो डायरेक्ट ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि आपने इस तरह से करना है, 750 × 8 और 15 × x। या अगर आपको हेड टू टेल रूल डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप रेशोज़ की फॉर्म में इसको कर लें कि ये रेशो है 8:15, तो दूसरी क्या होगी, x/15 750। अब बस ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बजाय इसके कि आप इसको करने के आप हेड टू टेल ही वाला, हेड को टेल से मिलाना है। यहाँ
प्रोपोर्शन में यही चीज़ जो है वो चलती है। और हेड को टेल से मिला के एक साइड पे लिख दिया और दूसरे हेड और टेल को दूसरी साइड पर, दोनों क्वांटिटीज़ जो है वो इक्वल होंगी। उसको सॉल्व किया और कॉस्ट ऑफ 8 डज़न ऑफ एग्स आपने फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये इनवर्स प्रोपोर्शन की है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, एक चीज़ की अगर बढ़ रही है उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है तो उससे रिलेटेड जो दूसरी आप जिससे कंपेयर करें उसमें भी इंक्रीज़ आएगा, इंक्रीमेंट लगेगा। इसी तरह अगर कोई डिक्रीज़ हो रही है तो डिक्रीज़, सेम डायरेक्शन में वो दोनों मूव करेंगी। लेकिन अगर समटाइम्स ऐसा होता है एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी कम हो जाती है, मसलन जैसे हम कहें कि जी इसने इतने पैसे खर्चे और उसने इतने पैसे बचाए, अब खर्च जैसे जैसे ज़्यादा होता जाएगा सेविंग्स वैसे वैसे कम होती जाएंगी। ठीक है, यहाँ अगर एक आदमी एक काम 2 दिन में ख़त्म करता है तो आदमियों की तादाद बढ़ाने से 2 आदमी एक उसी काम को 1 दिन में ख़त्म कर लेंगे, दिन कम होते हैं ना। तो इस तरह समटाइम्स एग्जिस्ट करता है। और ये आपका थिंकिंग प्रोसेस है कि आपने ये सोचना है कि आया इन क्वांटिटीज़ के दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट है, सॉरी इनवर्स है, इनवर्स इसको कहते हैं, इनडायरेक्ट नहीं कहते। तो क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको आया है 20 men कैन कंस्ट्रक्ट अ हाउसिंग यूनिट इन 60 days, हाउ मैनी मैन आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट सच हाउसिंग यूनिट इन डेज़। सबसे पहले तो आपने अपने दिमाग में इस चीज़ को क्लियर करना है कि क्या यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन है या डायरेक्ट। तो यहाँ इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि अगर आदमी उनकी तादाद बढ़ा देंगे तो दिन जो है कम दिनों में काम हो जाएगा। ठीक है, आदमियों की तादाद बढ़ाने से कम दिन लगेंगे, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन। अब जो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसे टेबल की फॉर्म में लिख दें। एक साइड पे लिख दिया मैन, दूसरी साइड पे लिख दिया डेज़। अब मैन गिवन है 20 और डेज़ उसके कॉरस्पॉन्डिंग, उसके जो 20 मैन हैं वो जितने दिनों में काम ख़त्म करते हैं उसके सामने लिखना है, 60 डेज़ में वो काम ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये लिख दिया आपने। नीचे लिखा एक्स, क्योंकि आदमी हमें नहीं पता, वो काम ख़त्म करेंगे 48 डेज़ में, ये हमें चाहिए कि 48 डेज़ में ख़त्म हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पर, आना है यूनिट इन 48 डेज़, ये मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 48 आपके पास, ये आपने इन्फॉर्मेशन लिख ली। उसके बाद आपने क्या करना है, एरो लगाना है जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मैंने एरो लगाया 60 और 48 है, तो कम से ज़्यादा की तरफ एरो लगा दिया। अब क्योंकि इनमें इन्वर्स प्रोपोर्शन है इसलिए यहाँ पर एरो कैसे लगेगा, उल्टा एरो लगेगा। उसके बाद अगला काम क्या है, हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल में यहाँ पर क्या होगा, ये देखें ये हेड है और ये इस टेल से मिल जाएगा। तो x मल्टीप्लाई बाय 48, ये सारा बेशक आप ना लिखें, आप इसको लिख दें x मल्टीप्लाई बाय 48 इज़ इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 60। ठीक है, ये लिखा आपने। उसके बाद x इज़ इक्वल टू, उसको सॉल्व कर लिया और आपका 25 डेज़ आ गया। मेन आपका काम क्या है, आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है और फिर ये एरो डालने का। एक एरो तो आपने डाल लिया कम से ज़्यादा की तरफ, जहाँ पे अननोन है वहाँ पे एरो इस तरह आना है या इस तरह आना है, ये अब आपने सोचना है कि यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स है। तो यहाँ पर इन्वर्स है, ये जब आपने सोच लिया फिर उसके बाद जस्ट आपने उसके हेड को टेल वाली वैल्यू से मिलाकर एक साइड पे लिख देना है, दूसरे हेड और टेल वाली वैल्यू को मिलाकर दूसरी साइड पे लिख देना है और उसके बाद सॉल्व करके अपनी अननोन वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेनी है। क्लियर हो गया? अगेन क्वेश्चन है 15 men are capable to complete a job in 20 days, how much time is required to complete the job by 10 men? अगेन वो इसी तरह जैसे पिछला क्वेश्चन था कि एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए अगर आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो जॉब ज़्यादा कम दिनों में यानी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो उस तरह से आपने इन्फॉर्मेशन लिख दी। उसके बाद आप प्रोपोर्शन की फॉर्म में लिख दें या आप डायरेक्ट हेड टू टेल रूल वाला फार्मूला यूज़ करें और इसको सॉल्व कर दें। x इज़ इक्वल टू 30 डेज़ आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब प्रोपोर्शन, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन है। डायरेक्ट का एक करवाया है, इन्वर्स प्रोपोर्शन के 2 क्वेश्चंस हो गए। अब तीसरे नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं, वो क्या है, कंपाउंड प्रोपोर्शन।
कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्या क्वेश्चन है? अ प्रोडक्शन मैनेजर प्लान्स टू प्रोड्यूस 100 यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ 25 वर्कर्स हु वर्क 4 आवर्स अ डे. हाउ मैनी यूनिट्स 40 वर्कर्स कैन मेक इफ़ दे वर्क 3 आवर्स पर डे. कंपाउंड का मतलब ये है कि एक से ज़्यादा, मतलब दो, पहले तो क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन था ना, अब ज़्यादा का हो गया है. जब ज़्यादा का होगा तो सबसे पहला काम तो आपने सारी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको टेबल की फॉर्म में आपने लिख लेना है. यानी वर्कर्स लिख लिए, डेली वर्किंग आवर्स लिख लिए, यूनिट्स लिख लिए. वर्कर्स क्या हैं? 25. अच्छा, एक चीज़ जब आपने इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो बस ये ध्यान रखना है कि एक इन्फॉर्मेशन सारी उसके सामने आए. मतलब जैसे 25 वर्कर्स 4 आवर्स में 100 यूनिट्स, ठीक है, 100 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं. तो ये आपका सारा एक लाइन में होना चाहिए. अब आपने जो फाइंड आउट जिसमें मिसिंग है कुछ, वो क्या है? 40 वर्कर्स गिवन हैं, 3 आवर्स पर डे काम करेंगे, और यूनिट्स जो है वो आपको नहीं पता, एक्स आपने यहाँ पे लिख लिया. अब आपने चेक करना है कि इसमें एरोज़ कैसे लगाने हैं. अब ये एरोज़ लगाना ही आपका मेन काम है. आपको पता है वर्कर्स और आवर्स में क्या प्रोपोर्शन है? जी, वर्कर्स जो हैं 25 से हो गए 40. यहाँ पर एरो कौन सा आपने लगाना है? मैं एरो लगा देती हूँ. ठीक हो गया, ये आपने एरो लगा दिया. वर्किंग आवर्स क्या हुए? डिक्रीज़ हो गए. यहाँ पर कौन सा एरो लग गया? ये एरो लग गया. ठीक है. अब अगर वर्किंग आवर्स जो है वो आपके 3 से 4 कम हुए हैं, आपके 4 से 3 हो गए हैं, यूनिट्स आपके कितने होंगे? यूनिट हम यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे वर्कर्स को. अगर आपके वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो यूनिट्स भी ज़्यादा होने चाहिए. तो यहाँ पर क्या एरो लगेगा? ऐसे. बस ये एरो लगाना ही इसमें मुश्किल काम है, बाकी कैलकुलेशन बहुत आसान है. और एरो लगाने के लिए क्या चीज़ आपने चेक करनी है कि किस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्वांटिटीज़ में और किस में. अब मैंने वर्कर्स को सामने रखा और वर्कर्स से मैंने कंपेयर कर दिया. जो वर्कर अगर ज़्यादा होंगे तो यूनिट्स भी ज़्यादा होंगे, और ये जो दरमियान वाला है वो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन ही थी, इसलिए उसको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो वर्किंग आवर्स जो हैं वो उनमें उल्टा चल रहा है, 3 से 4 की तरफ जा रहा है. तो उधर एरो लगा दिया, और उसके बाद जो है आपने बस उसके बाद आपने हेड टू टेल रूल वाला फार्मूला अप्लाई करना है. यानी आपने 25, 4 और 100 इसको एक साइड पे लिख लेना है, और जो दूसरा है उसको दूसरी साइड पे लिख लेना है. एक सेकेंड, ये देखें, हेड टू टेल रूल. 25 टेल है, ये किससे जाके मिलेगी? 4 से मिलेगी. 25 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यहाँ पर लिख दिया एक साइड पे 25 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स. ठीक है. और दूसरा जो है 40 हेड है, 3 टेल पे है, और 100 40 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100 इस साइड पे लिख दिया, और फिर उसको सिंप्लीफाई कर दिया. ये वाली चीज़ बेशक आप ना लिखें, ठीक है, आप इसको ऐसे कंपेयर करके आप लिख लें, या लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, वेल एंड गुड. नहीं भी लिखते तो भी सही है. तो एक तो चीज़ है कि आपने इन्फॉर्मेशन जो गिवन होगी क्वेश्चन में उसको सबसे पहले लिखना है. उसके बाद आपने उसमें जो प्रोपोर्शन है वो फाइंड करना है कि यानी वर्कर्स को पहले वर्कर्स और आवर्स में तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इन्फॉर्मेशन गिवन है. लेकिन बाद में आपने क्या करना है कि वर्कर्स ज़्यादा हों, वर्कर्स और यूनिट्स को कंपेयर कर लेना है. वर्कर और यूनिट्स को कंपेयर किया तो हम लोगों का आगे आंसर आ गया, वो पता चल गया कि उनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. तो जैसे वर्कर्स का एरो लगा हुआ है वैसे यूनिट्स का एरो लगा दें, और फिर हेड टू टेल रूल की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर दें. जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस अब आपको आसान लगेंगे. कंपाउंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं, लेकिन प्रैक्टिस से आपके ये भी सही हो जाएंगे. इफ़ द स्टे ऑफ 12 पर्सन फॉर 28 डेज़ इन अ होटल कोस्ट
67,200. Find the cost for stay of 8 persons for 14 days in the same hotel. अब यानी पर्सनस हैं, डेज़ हैं और कोस्ट है। सबसे पहले तो आपने इसको इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर अपने लिख लेना है, पर्सन, नंबर ऑफ़ डेज़ और कोस्ट। पर्सनस क्या हैं, 12 से 8 हो गए, नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं 28 से 14 हो गए। कोस्ट अब क्या होगी, अगर पर्सनस कम होंगे तो कोस्ट भी आपकी कम होगी, ऐसा ही है। इनका चेक कर लो, वीडियो चल रही है। पर्सनस आपके क्या हैं, मैंने आपसे कहा कि आपने एरो लगाना है इस तरह से कम से ज़्यादा की तरफ, ठीक है। यहाँ पर भी कम से ज़्यादा की तरफ एरो लग गया, ठीक हो गया। यहाँ पे जो अननोन चीज़ है उसमें क्या आएगा, पर्सनस और कोस्ट कम। पर्सनस कम होंगे तो कोस्ट भी कम होगी, इसका एरो भी ऐसे होगा। सॉरी, ये एरो लग गया। अब हेड टू टेल रूल, हेड वाले जो हैं 12 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 6 7, नहीं ऐसे नहीं होगा। और फिर आपने इसको जो है हेड टू टेल रूल की हेल्प से सॉल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। एक सेकेंड इसको मैं देख लूँ। अब लास्ट जो हमारा प्रोपोर्शन था, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये उसकी एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ाम्पल क्या है, मिस्टर खान, मिस्टर फुरकान एंड मिस्टर तौसीफ़ आर 3 पार्टनर्स। दे अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹18,000. द प्रॉफिट कैन बी शेयर्ड इन द रेशो A/B is equal to 2/5 and B/C is equal to 10/4. Find share of each partner in profit. Solution क्या है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है। 3 पार्टनर्स हैं और लेकिन कंपैरिजन जो रेशो का है वो 2-2 का गिवन है। A/B 2/5 है, B/C जो है वो 10/4 है। अब आपने क्या फ़ाइंड करना है, A/B/C। उसको फाइंड करने के लिए आपने इस तरह से रेशोज़ को लिख दिया, A/B/C। अब इसके नीचे वैल्यूज़ जो गिवन रेशो से आपकी वो लिख दी, 2/5, बी के नीचे अब दूसरी वाली 10/4, और इसे कहते हैं एन मेथड, ठीक है। इस तरह से आपने एरोज़ लगाने हैं और फिर इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना है। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 20/50/20। अब इसको सिंप्लीफाई करें, क्योंकि रेशोज़ हैं तो ये सेम नंबर से डिवाइड हो सकती हैं, रेशोज़ इक्विवेलेंट रेशोज़ जिसको बोलते हैं। तो इसको 10 से आपने डिवाइड कर दिया, 2/5/2 आपके पास आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, सम ऑफ द रेशोज़ फाइंड करें, 9 आ गया। मिस्टर खान शेयर इन प्रॉफिट, जो मिस्टर खान की रेशो है 2/9 मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट 18,000, ठीक हो गया। अगला है मिस्टर फुरकान शेयर इन प्रॉफिट, वो फाइंड किया। तो सीव्स शेयर इन प्रॉफिट, वो हम लोगों ने फाइंड किया। तो करना आप लोगों ने क्या है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास अगर इस तरह से रेशोज़ गिवन है, इसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। अगर इस तरह से प्रोपोर्शन गिवन है आप लोगों को, तो सबसे पहले आपने उसको बस मेक श्योर कि बी के नीचे बी ही की वैल्यू आए और सी के नीचे सी ही की वैल्यू आए। फिर जब आपने इस तरह से लिख लेना है, उसके बाद आपने ये एन एरोज़ इस तरह से एरोज़ डालने हैं, हमेशा इस तरह से ही एरोज़ डालेंगे, और फिर मल्टीप्लाई करके आपने रिक्वायर्ड आपका प्रोपोर्शन जो है वो फाइंड कर लेना है। और फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है, क्योंकि शेयर्स निकालने होते हैं या मतलब शेयर्स टाइप ही जो आपको क्वेश्चन आएंगे, ABC आ जाएगा, कोई पर्सनस आ जाएंगे या कंपनीज आ जाएंगी, ठीक है, प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, जो भी है। तो आपने उसका फाइंड करना है शेयर, तो फिर उसके लिए आपको सम ऑफ रेशोज़ फाइंड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद जो उनकी रेशोज़ हैं उससे आप इस तरह से सॉल्व करके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग उनके शेयर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके जी, ये लेक्चर इतना ही। रेट, रेशो, प्रोपोर्शन हम लोगों ने किया। इससे इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें।
स्पेशली इन्वर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन की, क्योंकि रेट और रेशो तो आसान ही है, लेकिन वो परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को परसेंटेज निकालना मुश्किल लगता है, हालांकि ये तो एक बेसिक लेवल का है और डेली लाइफ में यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें आपको जो है ना, आपकी इन पे अच्छे से कमांड होनी चाहिए। ये जो लास्ट वाले 3 लेक्चर्स हैं मुझे बहुत पसंद आए बिज़नेस मैथ्स के, क्योंकि हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है सारा मैथ्स, जो हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बीइंग अ मैथ्स टीचर मुझे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है कि इसका यूज़ कहाँ पर है, मैथ्स जो हम कर रहे हैं इसका यूज़ कहाँ पर है। तो ये जो इस तरह के टॉपिक्स आते हैं, फिर उसमें आप लोग ये क्वेश्चन नहीं मुझसे पूछ सकते, क्योंकि ये तो आप लोग इससे फेमिलियर हुआ और बहुत ज़्यादा इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।